हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हिंदी शिक्षण क्लास में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। और आज का जो वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो है वर्ब यानी क्रिया। क्रिया का जो शीर्षक है आज आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और हम आपको इस पर विश्लेषित करेंगे, आपको इस पर पढ़ाएंगे कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो क्रिया का अपना क्या महत्व है, क्रिया का क्या विशेषता है, क्रियाएं क्या होती हैं, इन सब की बिंदुओं पर हम इसमें आपको विश्लेषित करेंगे, आपको विश्लेषण करके इसको बताएंगे कि क्रिया का मुख्य बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो क्रिया में आप लोग ये स्वतः ही जानते हैं कि क्रिया के बिना हम कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाते। बिना क्रिया किए दैनिक जीवन का कोई भी कार्य हो वो संपन्न नहीं होता है। प्रत्येक क्षण में यानी प्रत्येक समय हमें कोई न कोई क्रिया के द्वारा कोई न कोई कार्य संपन्न करना ही पड़ता है। तो क्रिया का जो अंग है वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। हमें क्रिया के अभाव में हम जीवन के जो नैतिक उत्थान हो या कोई भी उत्थान हो, हम आर्थिक उत्थान, नैतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान, कोई भी उत्थान की ओर अग्रसर नहीं हो सकते, ना कोई भी उत्थान हम विकास कर सकते हैं। तो बिना क्रिया नहीं है तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्रिया का महत्व अपना विशेष है और क्रिया की अपनी अपनी संरचनाएं हैं, अपनी अपनी व्यवस्था की। हर क्रिया हर परिस्थिति में अलग अलग ढंग से की जाती है और संपन्न की जाती है। तो इसी जो टॉपिक है क्रिया का, इसी शीर्षक से आज हम आपको विश्लेषण करेंगे क्रिया के विषय में कि क्रिया होता क्या है। तो सर्वप्रथम पहले हम व्याख्या करते हैं कि इसकी परिभाषा का, इसका डिफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन होता है यानी इसकी जो परिभाषा होती है, तो ये जिस वाक्य में किसी कार्य के करना या होना पाया जाता है, यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना हमें दिखाई पड़े या आभास हो या पाया जाता है, देखते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को हम क्रिया कहते हैं। मतलब हम क्रिया के द्वारा जब कोई कार्य संपन्न करते हैं, कोई कार्य करने लगते हैं, तो वही हमारी क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। जिस माध्यम करने का जो माध्यम होता है वह क्रिया ही होती है, वर्ब ही होती है। तो यही आपके पाठ्यक्रम में बताया जा रहा है कि आपका जो ये शीर्षक दिया हुआ है क्रिया का, इसी के माध्यम से क्रिया के भेद, क्रिया के पहचान, क्रिया के जो अन्य भेद है, इन सबके बिंदुओं पर इस पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। और उन पाठ्यक्रम के जो बिंदु हैं, इन्हीं बिंदु के माध्यम से हम आपको इस पर आपको क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम में जो क्रिया आपकी दी हुई है, इसके विषय में हम अब जानेंगे क्रिया के भेद क्या होते हैं। तो क्रिया के वैसे तो मुख्य दो भेद होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया होती है सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया, और रचना के आधार पर क्रिया 5 प्रकार की हो जाती है। एक होती है सामान्य क्रिया, नामधात क्रिया, अनुकरणवाची क्रिया यानी अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और जो क्रिया होती है वो क्रिया में संयुक्त क्रिया भी होती है। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर जो क्रिया होती है वो 5 प्रकार की होती है और कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की। तो अंततः हम देखते हैं कि जो क्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर। उनके भी भेद अपने अपने हो जाते हैं। भेद सकर्मक, अकर्मक, रचना के आधार पर जो अभी आपको हमने बताया, अनुकरणात्मक, नामधात, सामान्य, संयुक्त और प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये क्रियाएं जो संरचना के आधार पर है और ये जो क्रिया अभी पहले बताई ये है कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया क्या है। तो जहाँ पर कर्म होता है, कोई एम से होता है, उद्देश्य होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वो हो जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे राजू पुस्तक पढ़ता है तो राजू यहाँ पर कर्ता हो गया और पढ़ना क्रिया हो गई। लेकिन अब क्या कर रहा है, किस उद्देश्य से क्रिया कर रहा है, पुस्तक पढ़ने के उद्देश्य से कर रहा है, उसका एम से क्या है, पुस्तक पढ़ना। तो यहाँ पर पुस्तक क्या हो गया, उसका कर्म हो गया। अतः यहाँ पर क्या है, अतः यहाँ पर हम देखते हैं ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अखिल बाजार जाता है, अब यहाँ पर अखिल कर्ता हो गया, जाना क्रिया हो गई, है सहायक क्रिया हो गई, और बाजार क्या होगा, उसका एम्स होगा, उसका उद्देश्य हो गया। और बाजार जाने के लिए क्या कर रहा है, कर्म कर रहा, क्रिया कर रहा है, तो बाजार यहाँ पर उसका क्या होगा, कर्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अभिनव क्रिकेट खेलता है, अभिनव क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो अभिनव कर्ता हो गया, खेलना क्रिया हो गई, है सहायक क्रिया हो गई, और जो क्रिकेट है वो उसका उद्देश्य हो गया, उसका एम्स हो गया, और वो क्या है, उसका कर्म है, क्रिकेट खेलना।
तो जहाँ पर आप इस प्रकार की क्रियाओं को देखते हैं, जहाँ पर एम्स होता है, उद्देश्य होता है, वहाँ पर सकर्मक क्रिया वो कहलाती है। आप बिल्कुल ये बात स्पष्टता समझ गए होंगे। और जो अकर्मक क्रिया होती है वो होती है उसमें कर्म नहीं होता है, उनमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसमें कोई एम्स नहीं होता है। जहाँ पर ऐसी सेंटेंस हम बोलते हैं या करते हैं या देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह हंसता है, मोहन रोता है, बच्चा दौड़ता है, पिताजी टहलते हैं, ठीक है, वह जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं पर कर्म की बात जिक्र नहीं किया गया, न बताया गया, केवल क्रिया ही क्रिया दिखाई पड़ रही, कर्ता और क्रिया का संयुक्त है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, केवल कर्ता और क्रिया से संबंध है और कर्म का अभाव है। अतः यहाँ पर क्या है, अतः यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो दोनों तरीके से क्रिया आप समझ गए होंगे कि अकर्मक क्या, सकर्मक की। जहाँ पर कर्म नहीं होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया, और जहाँ पर कर्म होता है वहाँ पर सकर्मक क्रिया। तो एक बात ये हो गई, प्राय आप समझ गए होंगे कि ये जो कर्म के आधार पर क्रियाएं होती है दो प्रकार की होती है, दोनों की पहचान भी आप समझ गए होंगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। अब बात कर लेते हैं हम क्रिया की जो रचना के आधार पर क्रियाएं हैं उन क्रियाओं की। समान क्रिया जहाँ पर छोटे सेंटेंस होते हैं, समान रूप से दैनिक जीवन में हम वैसे ही प्रयोग करते रहते हैं, समान रूप में छोटे छोटे सेंटेंसों में हमेशा वहाँ पर समान क्रिया होती है। तुम जाओ, तुम करो, तुम बैठो, तुम बोलो, तुम पढ़ो, इस प्रकार की क्रियाएं जहाँ पर होती हैं सकर्मक क्रिया होती है, वो समान क्रिया होती है। फिर क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है। जैसे किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के नाम से जब कोई क्रिया बन जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो हो जाती है नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर नाम धातु, जैसे हाथ हो गया, हाथ से हथियाना, ठीक है, गर्म हो गया, गर्म से गरमाना, ठीक है। उसके बाद वो डर हो गया, डर से डरवाना। इस प्रकार की क्रियाएं जहाँ पर होती हैं वहाँ पर क्या होती है, नाम धातु क्रिया, क्योंकि ये क्या बनी होती है, नाम से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे थपथपाना होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, थपथपाना, थपथपाई हो गई, ये भी एक नाम धातु हो गई। तो इस प्रकार से जो भी क्रियाएं नाम से बनती हैं वहाँ पर क्या होता है, नाम धातु क्रिया होती है। और अनुकरणवाची क्रियाएं क्या होती हैं, जो अनुकरण से बनी होती हैं, ठीक है, जो अनुकरण से बनी होती है वहाँ पर क्या होता है, वो अनुकरणवाची क्रिया होती है। जैसे घोड़े का क्या होता है, घोड़ा जब बोलता है उसकी बोलने की आवाज़ को क्या कर लिया जाता है, हिनहिनाना। तो हिनहिनाना एक क्या हो गई, क्रिया हो गई, क्योंकि लेकिन ये क्या है, उसकी आवाज़ है, लेकिन यहाँ पर क्रिया क्या है, हिनहिनाना बन गया। तो ये अनुकरण किया, किससे किया, घोड़े की आवाज़ से किया गया है। कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए, तो पंख बात हो गई, फड़फड़ाना एक शब्द हो गया भाववाचक संज्ञा, लेकिन जब फड़फड़ाता है, जब पंख मारने लगते तो फड़फड़ाना हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अनुकरण किया गया पंख का, और यहाँ पर क्या होगा, अनुकरणवाची क्रिया हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से खटखट का जो शब्द होता है ध्वनिवाचक, इसमें क्या खटखटा हो जाता है, खटखटाना हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है, क्योंकि दरवाजे को जब खटखटाते हैं तो क्रिया करनी पड़ती है। तो ये अनुकरण किया गया दरवाजे खटखटाने से, इसलिए यहाँ पर अनुकरणवाची क्रिया हो गई। तो ठीक ये धिक्कार एक शब्द होता है, तो यहाँ पर धिक्कारना अगर कहीं कर देते हैं, अधिकारता है, तो यहाँ पर अधिकारता हूँ, तो ये क्या हो जाती है, नाम धातु क्रिया, क्योंकि धिक्कार एक नाम है और धिक्कारना या धिक्कारता हूँ ये क्रिया बन गए, यहाँ पर नाम धातु क्रिया होगी। तो दोनों क्रियाएं आप समझ गए होंगे कि नाम धातु और अनुकरणवाची क्रिया किसे कहते हैं। इसी प्रकार से प्रेरणात्मक क्रिया होती है, जब कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरों से करवाता है। जब कर्ता कोई काम स्वयं नहीं करता है, दूसरों के माध्यम से करवाता है, तो वहाँ पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अशोक ने अपना नाम लिखवाया, अशोक ने अपना नाम लिखा नहीं स्वयं, दूसरे से लिखवाया। और जहाँ ये लिखवाया ऐसे शब्द आते हैं, यहाँ पर करवाया, लिखवाया, पढ़ाया, गवाया, खिलाया, इस सब कहाँ पर खिलवाया, इस प्रकार से खिलवाया, जहाँ पर ऐसे शब्द दिए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसको आप तुरंत समझ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपने कपड़े धोबी से धुलवाए, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो धुलवाना क्या हो गया, दूसरों को धुलवाना के काम करना, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। फिर संयुक्त क्रिया, जो क्रिया एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है, जो जहाँ पर एक से अधिक क्रियाएं दी हों और उन योग से कोई वाक्य बना हो, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। तो वहाँ जाकर बातें करने लगे, तो यहाँ पर एक
क्रिया करने और दूसरा लगे, दो क्रिया दी हुई, तो ये दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त हो रही है, दोनों सेंटेंस को पूर्ण कर रही है मिलकर के, इसलिए यहाँ पर प्रायः क्या है, संयुक्त क्रिया है। उसी प्रकार से दीपक ने अपना काम कर दिया, करना एक क्रिया हो गई, दिया दूसरा क्रिया हो गई, दोनों क्रिया सेंटेंस को पूर्ण कर रही है। यहाँ पर पूरक क्रिया के रूप में दिया हो गया और पूर्व क्रिया के रूप में कर्म हो गया, करना हो गया, तो यहाँ पर दोनों क्रियाएं मिलकर के संपूर्ण वाक्य को पूर्ण कर रही है, संपूर्ण कर रही है, अतः यहाँ पर क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। तो इस प्रकार की जहाँ पर क्रियाओं का योग दिया हुआ हो वहां पर क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया के एक भेद भी होते हैं, जैसे एक सकर्मक क्रिया में दो भेद होते हैं, एक एकर्मक क्रिया होती है और दूसरा द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो जहाँ पर एक कर्म होता है वहाँ पर एक कर्मक क्रिया हो जाती है, जैसे बिल्ली ने दूध पी लिया तो यहाँ पर दूध एक कर्म है, यहाँ पर एक कर्मक क्रिया हो गई। दामिनी ने साड़ी खरीदी, एक साड़ी केवल एक ही कर्म दिया हुआ साड़ी खरीदने का, उद्देश्य का साड़ी खरीदना है, यहाँ पर एक कर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया क्या, जिस कर्म क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं वहाँ द्विकर्मक क्रिया, जहाँ दो कर्म होते हैं एक साथ वहाँ पर उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। पहला कर्म होता है सजीव, दूसरा कर्म होता है निर्जीव, और जो पहला सजीव कर्म होता है वो गौण की कर्म होता है, और जो आखिरी का होता है उसके बाद का निर्जीव वाला वहाँ पर वो मुख्य क्रिया होती है। तो यहाँ पर मुख्य कर्म होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रेखा ने मोहन को खाना दिया, तो रेखा ने कर्ता हो गई रेखा, मोहन को एक कर्म हो गया मोहन, ये सजीव है, ये गौण कर्म है, और खाना ये दिया तो खाना दूसरा कर्म है, ये मुख्य कर्म है, देना एक क्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया तो है लेकिन द्विकर्मक क्रिया है, यहाँ पर दो कर्म साथ साथ दिए गए, तो यहाँ पर क्या है, द्विकर्मक क्रिया। उसी प्रकार से गगन ने हमें धोखा दिया, गगन ने क्रिया हो गई, हमें एक कर्म हो गया, दूसरा धोखा दूसरा कर्म हो गया, दोनों मिले हुए हैं, तो हमें एक सजीव हो रहा, धोखा एक निर्जीव हो रहा है, दोनों मिलकर के दो कर्म दिखाया रहा है और दिया क्रिया हो गई, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अतः समझ गए होंगे कि मुख्य कर्म कौन है और गौण कर्म कौन है, कर्म की कितने कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, आदि सभी बातों को आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने विश्लेषण करके बता दिया कि कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है, रचना के आधार पर क्रिया को कौन कौन से भेद होते हैं, इन सब बातों का विश्लेषण आपको वीडियो में हमने आपको बताया। आप पूरी वीडियो को आप देखिएगा और क्रिया के विषय में आप समझ जाएंगे क्रिया कितनी आवश्यक अंग है व्याकरण की दृष्टि से, हमारे जीवन की दृष्टि से, और क्रिया के जो हमने विश्लेषित किया है उसके जो पहचान है, सारी बातों को आप पुनः देख करके या बातों को सेंटेंस को एक्सप्लेन को सुन करके आप समझ जाएंगे और इसको स्पष्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप आपकी बुक में भी, आपके पाठ्यक्रम में भी जो टॉपिक क्रिया का उसके भी तमाम बातें लिखी हुई, आप उसको भी रीड करिए, कंटेंट लर्न करिए और उसको याद करिए, क्योंकि ये व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, उसको लर्न रखना बहुत ही महत्व का है और बहुत ही विशेष है। तो इसी को आप सभी लोग पढ़िए और आगे का जो वीडियो का जो टॉपिक होगा वो आपको माध्यम से बताया जाएगा, आपको रिसीव किया जाएगा, भेजेंगे बना करके। तब तक जो वीडियो बनाए इसको आप इसका अवलोकन करिए, इसको पढ़िए, देखिए और क्रिया की जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू, ओके, वॉचिंग दिस वीडियो।